Assalamu alaikum beautiful people. Hope everybody will be fine. Today in this video we will solve previous year BTech entrance test paper with explanation in English and Hindi. Because many students have problem with Urdu language in this examination. So this problem will be solved because we will solve the questions by translating Urdu language to English and Hindi. And students, I have discussed previous year BTech entrance test paper in previous videos, link given in the description. If this video is helpful for you, then please support to my channel more and more. So let's solve the questions. So students, here we solve the questions from 51 to 100. The remaining question will discuss from 1 to 50 in next video. तो 51 is ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन जी की मकदार डैश है, यानी ग्रेविटी की वजह से जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है LT इनवर्स टू इनमें से किसका डायमेंशन फार्मूला है, यानी LT इनवर्स टू इसमें से किसका डायमेंशन फार्मूला है। तो LT इनवर्स टू आप जानते होंगे किसका होता है L/T², यानी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर किसका होता है एक्सीलरेशन का होता है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है एक क्यूब जिसकी साइड की लंबाई 1 सेंटीमीटर है का हजम यानी वॉल्यूम डैश होगा। तो एक क्यूब है जिसका साइड 1 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। साइड गिवन है तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, साइड का क्यूब यानी 1 × 1 × 1 साइड का क्यूब हो जाएगा, मगर यहाँ पे किस में है मीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा 10⁻⁻² का क्या करेंगे क्यूब करेंगे, कितना आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में हो और इसकी इब्तदाई रफ्तार यानी इनिशियल वेलोसिटी u हो, इसरा एक्सीलरेशन a हो, तब वक्त यानी टाइम t के बाद इसकी रफ्तार डैश होगी। तो आप मोशन इक्वेशन में पढ़े होंगे, यानी एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है एंड एक्सीलरेशन a है। आफ्टर t टाइम इसका स्पीड क्या होगा, तो t टाइम के बाद जो स्पीड होगा फाइनल स्पीड होगा। तो आप मोशन इक्वेशन में पढ़े होंगे v = u + at, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है अगर किसी बॉडी पर अम्ल में आने वाली कुव्वत यानी फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन डैश होगा, यानी किसी बॉडी पर जो फोर्स आने वाला है वो 0 हो तो उस पर एक्सीलरेशन कितना होगा 0 होगा, क्योंकि F = क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। जब फोर्स 0 है तो क्या होगा एक्सीलरेशन भी 0 होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मोमेंटम की SI इकाई यानी यूनिट ये है, तो मोमेंटम का SI यूनिट हमें बताना है, क्या होता है मोमेंटम क्या होता है m/v, यानी मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, तो ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया यानी लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं, तो लॉ ऑफ इनर्शिया आप पढ़े होंगे मोशन में, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा न्यूटन के पहले कलिया को कहते हैं, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसी ऑब्जेक्ट पर लगाए गए फोर्स के डायरेक्शन में 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट पैदा करने के लिए वर्क 200 जूल है, लगाए गए फोर्स F कितना होगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट है उस पर F फोर्स लगाया गया तो उसको 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने में 200 जूल का वर्क करना पड़ता है, तो उस पर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। तो आप जानते होंगे वर्क = क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क दिया हुआ है 200 जूल एंड डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 10 मीटर, इससे डिवाइड दे देंगे कितना आ जाएगा 20 न्यूटन आ जाएगा, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है एक स्प्रिंग के लिए हुक्स लॉ डैश है, तो हुक्स लॉ में आप पढ़े होंगे स्प्रिंग फोर्स कितना होता है -k × x, सी होगा। नेक्स्ट है एक स्टील रॉड जिसकी लंबाई 1 मीटर और रेडियस 10 mm है,
इसको 100 किलो न्यूटन के फोर्स से खींचा जाए तो इस पर स्ट्रेस डैश होगा। यानी एक स्टील रॉड है जिसका लेंथ है 1 मीटर, रेडियस है 10 mm। तो रॉड को 10 किलो न्यूटन फोर्स से खींचना है तो रॉड पर कितना स्ट्रेस आएगा। तो स्ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है 100 किलो न्यूटन, तो किलो को लिखेंगे 10⁻³ तो क्या हो जाएगा 10⁵ न्यूटन, बाई एरिया क्या आ जाएगा, रॉड का क्रॉस सेक्शन कैसा है सर्कुलर है तो क्या हो जाएगा πr²। पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस गिवन है 10 mm, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 0.01 मीटर आएगा। उसका स्क्वायर करेंगे यानी 0.01 इंटू 0.01, फिर पॉइंट कैंसिल होगा, यहाँ पे 4 0 आएंगे ऊपर, तो कितना हो जाएगा 10⁹ बाई 3.14। अगर हम 10⁸ बाहर ले लें, एक 10 इधर रखें, इससे हम डिवाइड दे 10 में तो कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग, एंड 10⁸ को अलग रखेंगे तो आ जाएगा 3.1 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्ट्रेस होगा रॉड पे। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी डैश होती है, यानी रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका वैल्यू होता है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस रेस्ट मास एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन से। नेक्स्ट है आइडियल गैस इक्वेशन डैश है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है PV बराबर nRT, डी होगा। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ए होगा। नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है फॉर्मूला, x = a sin ωt+φ होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कॉस में दिया हुआ है, साइन में होता है x = a sin ωt+φ, तो इसे आप देखिएगा ऑप्शन में तो नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है साउंड वेव्स किसकी मिसाल है, यानी साउंड वेव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, लॉन्गिट्यूडनल वेव का है एग्जाम्पल। नेक्स्ट है एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड डैश होगा, यानी टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन इज, तो आप जानते होंगे ओमेगा = क्या होता है 2π/t, तो t = क्या हो जाएगा 2π/ω, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपसे एक बात शेयर करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो वॉच करते हैं मगर चैनल को सपोर्ट नहीं करते। अगर चैनल को सपोर्ट नहीं मिला तो ये चैनल बंद हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स को चैनल से जोड़ें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। 69 है इलास्टिक कोलिजन में इनमें से डैश कंजर्व है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होता है, तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है तो ये होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट में I किसके इक्वल होता है आप जानते होंगे, चार्ज = क्या होता है I × T, तो I = क्या आ जाएगा Q/T, बी होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है बॉयल्स लॉ के मुताबिक अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, यानी अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ इफ़ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से PV बराबर nRT, यहाँ पे क्या है R भी कांस्टेंट है N भी कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो PV = जो आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा, तो क्या हो जाएगा PV = कांस्टेंट। नेक्स्ट है केपलर के पहले कलिया यानी लॉ के मुताबिक सूरज के इतराफ किसी सैयारे यानी प्लानिट की ऑर्बिट डैश होगी, यानी अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ द मोशन ऑफ प्लानिट अराउंड द सन, तो प्लानिट का मोशन अराउंड द सन कैसा होता है इलिप्टिकल पाथ का होता है, तो ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है
मुंदरजा झेल में से किसकी कसाफत यानी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? यानी इस ऑप्शन में किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? तो डेंसिटी आप जानते होंगे सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, सबसे कम होता है गैस में। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड कौन है? पानी है, लिक्विड है, हवा है, गैस है, मरकरी है, ये हाईली डेंस होता है। नेक्स्ट है, एक एडियाबेटिक अम्ल प्रोसेस में डैश होता है। यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है? तो एडियाबेटिक प्रोसेस में टोटल हीट ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का तबादला नहीं होना, यानी ये कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है, 100 वाट पावर वाला बल्ब अगर 10 घंटे चलता है तो कितनी एनर्जी इस्तेमाल करेगा? यानी 100 वाट का बल्ब है, उसको 10 आवर यूज़ करना है, तो उसमें कितना एनर्जी कंज्यूम होगा? तो आप जानते होंगे एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम। पावर कितना है? 100 वाट है। टाइम कितना है? 10 आवर। तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10 यानी 1000 वाट आवर आएगा। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? किलो। तो कितना हो जाएगा? 1 किलो वाट आवर होगा एक बल्ब का एनर्जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अब यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो 76 है, अगर एसटीपी पर किसी गैस की कसाफत यानी डेंसिटी ऑफ गैस 1.43 ग्राम फी लीटर हो तो इस गैस का सालमी वज़न यानी मोलिकुलर वेट क्या होगा? यानी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर द डेंसिटी ऑफ गैस इज़ 1.43 ग्राम पर लीटर, देन व्हाट इज़ द मोलिकुलर वेट ऑफ गैस? तो आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़े होंगे, पीवी बराबर एनआरटी से निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल को कैसे लिखेंगे? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट हो जाएगा आरटी। फिर वॉल्यूम को यहाँ लाएंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, ये मास को यहाँ लाएंगे तो ये डेंसिटी हो जाएगा आरटी। अब यहाँ पे दिया हुआ कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आप प्रेशर कितना लेते हैं? 1 एटीएम। आर का वैल्यू कितना लेते हैं? 0.082 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। टेम्परेचर कितना लेते हैं? 273 केल्विन। एंड डेंसिटी दिया हुआ 1.43। आप वैल्यू रखेंगे तो आपका एम जो आ जाएगा मोलिकुलर मास 32 आएगा, जो ऑक्सीजन का होता है। तो यहाँ पे गैस जो होगा ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट है, डी ब्रॉगली के तौले मौज यानी वेवलेंथ के लिए मसावात इक्वेशन का ज़ाब्ता यानी फार्मूला होगा। यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन का फार्मूला क्या है? लैम्डा इक्वल टू एच बाई मोमेंटम। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मुंदरजा झेल तौले मौज यानी वेवलेंथ्स में किसकी तवानाई एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी? तो एनर्जी एंड वेवलेंथ का रिलेशन आप जानते होंगे, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, एंड फ्रीक्वेंसी के भी होता है। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा एनर्जी कम होगी, एंड वेवलेंथ कम होगा एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे बोला है एनर्जी ज़्यादा किस में होगी? जब वेवलेंथ कम होगा। नेक्स्ट है, 3 पीजेड मदारचा यानी ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन के लिए 3 मकावीरी आदाद यानी 3 क्वांटम नंबर्स एन, एल और एम का सही सेट करेक्ट सेट कौन सा होगा? यानी इस ऑर्बिटल का हमें तीनों क्वांटम नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे? पहले देखेंगे ऑर्बिट, ऑर्बिट कौन सा है? थर्ड ऑर्बिट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो जाएगा। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालेंगे एल। पी सब सेल के लिए एजीमुथल जो होता है 1 होता है, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? -1 से 1 हो जाएगा, यानी -1 0 1। मगर यहाँ पे देखिए पी का कौन सा सब सेल है? पी जेड है। तो जेड के लिए हम कौन सा लेंगे? 1 लेंगे, यानी एम का वैल्यू 1 होगा। तो आप देख लें
n=3, l=1, m=1 किस में है? माइनस में है यहाँ। तो इस ऑप्शन में कहीं मैच नहीं कर रहा, तो आप इसे देखिएगा, वैल्यू तो यही आएगा, n का 3, l का 1, m का भी 1। नेक्स्ट है, अगर सीजियम क्लोराइड में सीजियम प्लस आयन दवा का हम रबती आदत यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो, तो क्लोरीन रवा का हम रबती आदत कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? यानी सीजियम क्लोराइड में सीजियम प्लस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, क्या होगा? तो सीजियम क्लोराइड में सीजियम आयन का एंड क्लोराइड आयन का दोनों का इक्वल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा इसका भी। नेक्स्ट है, डायमंड, ग्रेफाइट और एसिटिलीन में कार्बन का इख्तिलात यानी हाइब्रिडाइजेशन तरतीबवार क्या होता है? यानी डायमंड में, ग्रेफाइट में एंड एसिटिलीन में हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो आप जानते होंगे डायमंड एक 3D स्ट्रक्चर है, तो 3D स्ट्रक्चर का क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। एंड आप जानते होंगे ग्रेफाइट एक लेयर फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाता है, तो ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp2। एंड एसिटिलीन में देखिए, एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो कितना हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे पहले डायमंड है तो कितना हो जाएगा? sp3 डायमंड का, sp2 ग्रेफाइट का एंड sp हो जाएगा एसिटिलीन का, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जेल में दर्ज मरकबात यानी कंपाउंड्स में से कौन सा मुरक्कब दरसालमी हाइड्रोजन बंध यानी इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? यानी इसमें से कौन सा कंपाउंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? तो आप जानते होंगे सैलिसाइल्डिहाइड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहते हैं सैलिसाइल्डिहाइड को। यहाँ पे CHO ग्रुप है। अगर यही OH पारा पे रहता तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सैलिसाइल्डिहाइड। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मुरक्कब को मार्शल का तरसा यानी मार्शल्स एसिड कहते हैं? तो मार्शल्स एसिड जो है एक साइंटिस्ट के नाम पे है, मार्शल्स के नाम पे। ये जो एसिड का नाम है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का नाम है। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो आता है इसमें पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड का नाम है। इसका फॉर्मूला जो होता है H2H2O8 मार्शल्स एसिड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, गैसी मुस्तकिल यानी गैस कांस्टेंट आर की कीमत या कद्र वैल्यू SI यूनिट में क्या होगी? यानी गैस कांस्टेंट आर का SI यूनिट क्या होता है? तो SI यूनिट में जानते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं अर्ग है, ये SI यूनिट नहीं है, ये SI यूनिट है, जूल है, केल्विन है, पर मोल है, तो ये होगा गैस कांस्टेंट का यूनिट एंड वैल्यू। नेक्स्ट है 0.4 ग्राम ठोस सोडियम हाइड्रोक्साइड को 1 लीटर महलूल में हल किया जाए, हासिल शुदा महलूल का pH क्या होगा? यानी 0.4 ग्राम सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड को 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का pH क्या होगा? तो आप जानते होंगे pH कैसे निकालते हैं? pH इक्वल टू होता है -log ऑफ H प्लस आयन। तो हमें कंसंट्रेशन निकालना होगा। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? पहले हमें मोलरिटी निकालना होगा। मोलरिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? जो हमें मास दिया हुआ है 0.4 ग्राम बाई मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है? 40 ग्राम पर मोल बाई 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है तो 1 लीटर होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 0.01 आ जाएगा मोलर। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.01। अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो pH इक्वल टू कितना हो जाएगा? -log ऑफ 0.01। इसको सॉल्व करेंगे, pH इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻²।
फिर -2 आएगा यहाँ पे, तो +2 हो जाएगा। log 10 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 pH कितना आ जाएगा, तो सॉल्यूशन का pH कितना होगा, 2 होगा। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक तरसा यानी ऑक्जेलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड महलूलों के दरमियान मुआयरा यानी टाइट्रेशन करने के लिए कौन सा नुमाइंदा इंडिकेटर मुनासिब है। यानी ऑक्जेलिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को टाइट्रेट करवाना है, तो उसके लिए कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना होगा। तो इसमें इंडिकेटर यूज़ जो करते हैं फेनोप्थलीन करते हैं, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट है जेल में बर्क कीमियाई निस्फ खातून यानी इलेक्ट्रोकेमिकल हाफ सेल्स के तामीलात की मुअय्यारी तहवीली क़ुव्वत यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इस तरह दी गई है। यानी जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो जिंक +2 आयन बनाता है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। एंड आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Fe+2 बनाता है, इसका दिया हुआ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और तो इसके मुकम्मल खाने की तामील यानी सेल रिएक्शन की EMF की कीमत या कदर क्या होगी। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल हाफ सेल्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। एक यहाँ पे दिया हुआ है जिंक से जिंक +2 आयन बना, उसका दिया हुआ है। एक यहाँ पे दिया हुआ है Fe से Fe+2 आयन बना, इसका दिया हुआ है। दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमें सेल रिएक्शन का EMF बताना। तो इसका सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, Fe+2 प्लस जिंक +2 प्लस Fe, ये हो गया सेल रिएक्शन। यहाँ पे देख रहे हैं Fe2 से Fe बन रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। और जिंक से जिंक +2 आयन बन रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका दिया हुआ E0 0.76। अब यहाँ पे बन रहा है Fe2 से Fe, मगर यहाँ पे दिया हुआ क्या Fe से Fe2, तो इसको क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। कितना हो जाएगा, -0.44। इसका तो दिया हुआ 0.76, ऐड करेंगे दोनों को, कितना आ जाएगा 0.32 आ जाएगा। तो सेल रिएक्शन कितना आएगा 0.32, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल तामील में चेंज इन इंथैल्पी की कीमत किसके बराबर होगी। यहाँ पे दिया हुआ रिएक्शन अमोनिया फॉर्म हो रहा है, तो चेंज इन इंथैल्पी निकालने के लिए, तो चेंज इन इंथैल्पी का फॉर्मूला होता है इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन मोल्स ऑफ गैस इंटू RT। तो यहाँ पे चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे गैस का, यहाँ पे 2 मोल है NH3 का, यहाँ पे 3 मोल है H2 का, यहाँ पे 1 मोल है N2 का। तो ΔH = कितना आ जाएगा, ΔE मोल का चेंज कितना हो जाएगा 2 - 3 + 1 4, यानी -2 आएगा RT। तो ये कितना आ जाएगा ΔE -2 RT, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल कीमियाई तामीलात में से कौन सा तामील गैर मुतआकिस तामील यानी इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की मिसाल है। तो इसमें से बताना है कौन सा इर्रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये एक रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है, ये भी है, यहाँ देख रहे हैं ये है जो इर्रिवर्सिबल है। पोटेशियम क्लोरेट से पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन इरिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट है एक कीमियाई तामील की शरह यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हर 10 डिग्री तपिश यानी टेम्परेचर के बढ़ाने पर दोगुना डबल हो जाती है। तो अगर तपिश यानी टेम्परेचर 10 डिग्री से 100 डिग्री को बढ़ा दिया जाए तो इस तामील की शरह कितने गुना बढ़ेंगे। यानी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन दोगुना हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से 100 डिग्री को इंक्रीज़ किया जाए
तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, KT था, उसमें 10 डिग्री बढ़ाया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। अब कितना करना है, 10 से 100 करना है, यानी पहले 10 था अब 100 करना यानी 90 ऐड करेंगे 9 टाइम्स। तो कितना टाइम्स हो जाएगा, तो 2⁹ हो जाएगा, यानी 512 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। तो डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल नामियाती मरकबात में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बंध की लंबाई या तौले बंद बॉन्ड लेंथ के तरतीबवार बढ़ते हुए दर्जे में कौन सा सही है। यानी यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर किसमें करेक्ट है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हमें देखना है, तो बॉन्ड लेंथ किस में सबसे ज़्यादा होता है, एल्केन में, उसके बाद एल्कीन में, उसके बाद एल्काइन में। तो पहले हमें एल्केन ढूंढना होगा, तो एल्केन यहाँ पे ये है, इथेन है, तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा। सबसे कम किस में होगा, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में बनता है, एल्काइन में बनता है। तो यहाँ पे देखिए तो ये कंपाउंड, तो ये हो सकता है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा, एल्केन में, सबसे कम होगा किस में, एल्काइन में। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है ये दो मरकबात प्रोपेनॉल्डिहाइड और एसीटोन किस किस्म की हम राबुती यानी आइसोमेरिज्म को जाहिर करते हैं। यानी प्रोपेनॉल्डिहाइड एंड एसीटोन किस टाइप का आइसोमेरिज्म फॉर्म करते हैं। ये दोनों कंपाउंड में कोई स्पेशल आइसोमेरिज्म नहीं बनता है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल तामिल में एक्स क्या होगा। यानी यहाँ पे हमें एक्स बताना है, यानी कौन सा यहाँ पे कैटेलिस्ट होगा। तो आप जानते होंगे जब एल्कीन का रिएक्शन करते हैं तो एसीटोन कब मिलता है, जब इसका ओजोनोलाइसिस करवाते हैं। तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीजन क्या होते हैं यहाँ पे जुड़ते हैं, एसीटोन बना देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओजोन होगा। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में इस्तेमाल होने वाला फ्रेयान का कीमियाई ज़ाब्ता यानी केमिकल फार्मूला क्या है। यानी रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स में यूज होने वाले फ्रेयॉन का केमिकल फार्मूला पूछा है। तो आप जानते होंगे फ्रेयॉन का फार्मूला क्या होता है, Cl2F2, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कैल्शियम एसीटेट को अच्छी तरह गर्म करने पर कौन से मुरक्कब हासिल होते हैं। तो कैल्शियम एसीटेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड एसीटोन मिलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, मगर इसके साथ CaCO3 भी निकलता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में। नेक्स्ट है जेल में दिए हुए डाइसैकेराइड्स में से कौन सा ऐसा है जो एक ही मोनोसेकेराइड्स के 2 इकाई सालमों से बना है। यानी इसमें से कौन सा डाइसैकेराइड्स है जो एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड से मिलके बना है। तो आप जानते होंगे माल्टोज का जो फॉर्मेशन होता है, जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को कंबाइन करते हैं तो माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। तो माल्टोज का फॉर्मेशन सेम टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड से होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी लैक्टोज जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज से बनता है। सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज जो बनता है फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज को कंबाइन करने से। तो आंसर ये होगा। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल में से पेप्टाइड बॉन्ड या लिंकेज कौन सी है। तो आप जानते होंगे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब 2 एमिनो एसिड को कंबाइन करते हैं तो बनता है। एक एमिनो एसिड का कार्बोनिल एंड ये किससे लिंक होगा,
सेकेंड एमिनो एसिड के एमीन पार्ट से। तो इस टाइप का बना देगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखिए CO और NH ये होगा पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट है मुंदरजा जेल में से एमिनो एसिटिक तरसा यानी एमिनो एसिटिक एसिड कौन सा है? एनिलीन नहीं है। एनिलीन तो होता है बेंजीन एमाइन को बोलते हैं। टोलिन नहीं है, टोलिन तो बोलते हैं मिथाइल बेंजीन को। ग्लाइसिन को कहते हैं एमिनो एसिटिक एसिड। इसका फार्मूला होता है NH2, ये एमिनो ग्रुप हो गया। एसिटिक एसिड का क्या होता है H2COOH। तो ये हो गया एमिनो एसिटिक एसिड यानी ग्लाइसिन का फार्मूला। पायरिडीन की बात करें तो पायरिडीन का फार्मूला होता है C5H5N। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेंजीन जैसा होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो याद रखिएगा एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट है मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन की हरारत एहतराक यानी हीट ऑफ कंबजन तरतीबवार -212 -94 एंड -68 किलो हरारे यानी किलो कैलोरीज हो तो मीथेन की हरारत तकवीन यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन किलो हरारो यानी किलो कैलोरीज में क्या होगी? यानी हीट ऑफ कंबजन दिया हुआ है मीथेन का, कार्बन का, हाइड्रोजन का यहाँ पे। तो इसका हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना क्या होगा? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए हमें रिएक्शन लिखना होगा। मीथेन के फॉर्मेशन का रिएक्शन क्या होगा? C+2H2 क्या आ जाएगा? CH4। यहाँ पे कार्बन का दिया हुआ है हीट ऑफ कंबजन कितना है -94। हाइड्रोजन का कितना है -68। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा -136। मीथेन का कितना दिया हुआ है -212। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? रिएक्टेंट के हीट ऑफ कंबजन को प्रोडक्ट से माइनस करेंगे। तो पहले इसको ऐड करेंगे फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा -230। फिर इसको माइनस करना है तो क्या करेंगे -212। तो कितना आ जाएगा -230 + 212 -18 किलो कैलोरी आएगा। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो आएगा मीथेन का -18 किलो कैलोरी, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है फास्फोरिक तरसा यानी फास्फोरिक एसिड का ज़ाब्ता फार्मूला H3PO4 है। अगर एक धात यानी एक मेटल M इसके क्लोराइड का फार्मूला दिया हुआ MCl2 बनाती हो तो इस धात M के फॉस्फेट का ज़ाब्ता क्या होगा? यानी कोई मेटल है, हमें मालूम नहीं कौन सा मेटल है, मगर ये कंपाउंड बनाता है क्लोराइड का MCl2। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो मेटल है इसके पास 2 वैलेंसी है। इसको अगर हम आयन में ब्रेक करते हैं तो M+2 आएगा, Cl- आएगा। तो 2 वैलेंसी वाला है। तो हमें क्या बनाना है? फॉस्फेट के साथ। तो हमें इस मेटल का फॉस्फेट के साथ फार्मूला बनाना है। तो क्या आ जाएगा? फॉस्फेट का क्या होता है? वैलेंसी 3 लेते हैं तो क्या आ जाएगा M3PO4 का ट्वाइस। वैलेंसी को क्या करते हैं हम? क्रॉस करते हैं। तो इसका 3 यहाँ आएगा, M का जो 2 होगा यहाँ आएगा। तो ऑप्शन C करेक्ट है। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 51 से 100 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बाकी क्वेश्चन 1 to 50 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इट विल बी हेल्प यू एंड इफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस then please comment your questions in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.